हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने चरक क्षमता निदान स्थान का चौथा अध्याय जो कि है प्रमेय निदान चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में कफज प्रमेय को पढ़ा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पित्तज प्रमेय एवं वातज प्रमेय। इस तरह से ये दो टॉपिक पढ़ के हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा खत्म आज के इस लेक्चर में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है पित्तज प्रमेय, क्या होता है पित्तज प्रमेय। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रमेय की बात करें तो प्रमेय कैसी व्याधि है बच्चों, प्रमेय कफज व्याधि है, कफज व्याधि है। यानी कि प्रमेय चाहे कौन सा भी हो, चाहे वो पित्तज प्रमेय हो चाहे वो वातज प्रमेय हो, आपको कफ दोष मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर हम इस कफ दोष के साथ पित्त दोष को देख लें तो ये प्रमेह कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, पित्तज प्रमेह हो जाता है। और अगर हम इसी कफ के साथ वात दोष को देख ले तो ये रोग कौन सा हो जाता है बच्चों, वातज प्रमेह हो जाता है। ठीक है, तो चाहे 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 पित्तज प्रमेह हो चाहे वातज प्रमेह हो, आपको कफ दोष देखने को ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रमेह कैसा रोग है, कफज व्याधि है। ठीक है, कफ प्रकोपित होने से ही क्या होता है बच्चों, प्रमेह रोग होता है। और इसी प्रकोपित कफ के साथ अगर मान लो पित्त दोष भी सम्मिलित हो जाता है तो फिर यही रोग क्या हो जाता है, पित्तज प्रमेह हो जाता है। और इसी प्रकोपित कफ के साथ अगर मान लो वात दोष भी सम्मिलित हो जाता है तो फिर यही प्रमेह रोग क्या हो जाता है बच्चों, वातज प्रमेह हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में कफज प्रमेह को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम पित्तज प्रमेह एवं वातज प्रमेह के निदान को पढ़ेंगे और साथ में हम इसके प्रकारों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगला हम देखते हैं पित्तज प्रमेय। ठीक है, तो किस कारण से पित्तज प्रमेय होता है तो देखते हैं उसका निदान क्या है ना। तो जो व्यक्ति अधिक मात्रा में ऐसे आहार विहार का सेवन करता है जो पित्त को प्रकोपित कर दे शरीर में, तो उस व्यक्ति को पित्तज प्रमेय होने के अधिक चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में उष्ण, खट्टा, नमकीन, क्षार युक्त, कटु और अजीर्ण अवस्था, यानी कि पिछला उसने जो भोजन किया है वो भोजन पचा नहीं फिर भी उसने और भोजन ले लिया, तो इस प्रकार से अजीर्ण अवस्था में भोजन करता है। साथ में अगर हम विहार की बात करें तो अधिक तेज धूप का सेवन करना, अधिक ताप का श्रम, अधिक क्रोध करना और विषम भोजन करना, तो इस प्रकार से इन आहार विहार के सेवन से, अधिक मात्रा के सेवन से क्या हो जाता है, व्यक्ति में पित्त शीघ्र ही क्या हो जाता है बच्चों, प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, फिर ये प्रकोपित पित्त है ना, फिर ये प्रकोपित पित्त जिस प्रकार से हमने लास्ट लेक्चर में कफज प्रमेय की संप्राप्ति को देखा था, ठीक उसी प्रकार से यह प्रकोपित पित्त क्या करता है, पित्तज प्रमेय को उत्पन्न करता है। तब देखिए यहाँ पे वह कुपित हुआ पित्त जिस क्रम से कुपित कफ प्रमेय उत्पन्न करता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रकोपित कफ क्या करता है, सबसे पहले किसको दूषित करता है, वो मेद को दूषित करता है, फिर शरीर के क्लेद को दूषित करता है और उसके बाद अंत में क्या कर देता है, ये कफज प्रमेय को कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से यही प्रकोपित पित्त जिस प्रकार से हमने कफज प्रमेय में संप्राप्ति देखा था, उसी तरह से यह प्रकोपित पित्त क्या करता है, पित्तज प्रमेय को शरीर में उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये पित्तज प्रमेय कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आगे यहाँ पे उनके नाम भी बताए गए हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे श्लोक में क्या बोला, तेषाम अपि तु खलु पित्त गुण विशेषण एवं नाम विशेषा भवन्ति। ठीक है, तो पित्त के विशेष गुणों के आधार पर यहाँ पर 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय बताए गए हैं। जैसे कि पहला है क्षार मेहश्च, दूसरा है काल मेहश्च, तीसरा है नील मेहश्च, चौथा है लोहित मेहश्च, पांचवा है मंजिष्ठ मेहश्च और छठा है हरिद्र मेह। ठीक है, तो इस प्रकार से पित्त के 6 गुणों की अधिकता से यहाँ पे 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय बताए गए हैं। जैसे कि अगर हम क्षार मेह की बात करते हैं तो क्षार मेह में आपको पित्त का क्षार गुण अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम काल मेह की बात करते हैं तो काल मेह में आपको पित्त का अम्ल गुण अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा।
वही अगर हम नीलमेह की बात करते हैं तो नीलमेह में पित्त का लवण गुण आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। वही अगर हम लोहित मेह की बात करते हैं तो इसमें पित्त का कटु गुण अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। वही अगर हम मंजिष्ठ मेह की बात करते हैं तो इसमें पित्त का विष्ट गुण अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। विष्ट का मतलब क्या होता है? गंध। कौन सी गंध? आम गंधी, ठीक है। वही अगर हम हरिद्रा मेह की बात करते हैं तो इसमें पित्त का उष्ण गुण अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों पित्त के छह गुणों की अधिकता से आपको 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे ये जो 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय है इनके लक्षण भी बताए गए हैं। जैसे कि अगर हम क्षार मेह की बात करते हैं तो जिस व्यक्ति को क्षार मेह पित्तज प्रमेय हो जाता है तो वह व्यक्ति क्षार की तरह गंध, रंग, रूप और स्पर्श वाले मूत्र का त्याग करता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को बच्चों काल में पित्तज प्रमेय होता है तो वह व्यक्ति श्याय की तरह काला, यहाँ पे काल का मतलब किससे लिया गया बच्चों? काले रंग से लिया गया है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को काल में पित्तज प्रमेय रोग हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या करता है बच्चों? श्याय की तरह काला और उष्ण मूत्र त्याग करता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को नील का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया है? नीले रंग से लिया गया है। तो जिस व्यक्ति को नीलमेह पित्तज प्रमेय हो जाता है वह व्यक्ति नीलकंठ के पंख के समान, नीलकंठ क्या है? पक्षी है, ठीक है। तो उस पक्षी के जो पंख होते हैं उसका जो रंग होता है जो कि क्या होता है? नीला होता है। तो उस नीले वर्ण के समान और अम्ल मूत्र त्याग करता है, ठीक है। जिस व्यक्ति को रक्त में पित्तज प्रमेय हो जाता है तो वह व्यक्ति विश्र यानी कि एक प्रकार से गंध होती है। कैसी गंध? आम गंधी, ठीक है। उष्ण और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को मंजिष्ठ प्रमेय पित्तज प्रमेय रोग होता है तो वह व्यक्ति मंजिष्ठ के क्वाथ के समान और अधिक आम गंधी मूत्र का त्याग करता है। मंजिष्ठ क्या होता है बच्चों? तो मंजिष्ठ एक द्रव्य है जिसका अधिक मात्रा में उपयोग चर्म रोग में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मंजिष्ठ द्रव्य का जो क्वाथ होता है, काढ़ा जो होता है, ठीक है, तो उसके समान वह व्यक्ति क्या करता है? मूत्र का त्याग करता है, जिसको मंजिष्ठ प्रमेह पित्तज होता है, ठीक है। उसके बाद हरिद्र मेह की बात करते हैं तो जिस व्यक्ति को हरिद्र मेह पित्तज प्रमेय रोग होता है तो वह व्यक्ति हल्दी के जल के समान पीला और कटु रस युक्त मूत्र का त्याग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों पित्त के 6 गुणों की अधिकता से यहाँ पे 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह बताए गए हैं, ठीक है। वही अगर हम पित्तज प्रमेय की साध्य असाध्यता की बात करें तो ये पित्तज प्रमेय जो होता है ये कैसा रोग है बच्चों? ये याप्य रोग है। क्यों? तो पहला कारण तो ये है ये 2 दोषों के संयोग से होता है। पहला तो यहाँ पे क्या है? कफ। और दूसरा यहाँ पे क्या है बच्चों? पित्त। और आप सभी जानते हैं कफ का स्थान क्या है? अमाशय है ना? अमाशय है। और कफ से युक्त ये जो पित्त है इसका भी स्थान क्या है बच्चों? अमाशय है, ठीक है। वही अगर हम मेद की बात करते हैं तो मेद का स्थान क्या है? वपावह स्रोत है। और ये वपावह स्रोतस भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? अमाशय के पास ही देखने को मिलता है, अमाशय के समीप ही देखने को मिलता है ना। तो चूंकि यहाँ पे दोष और दुष्य एक साथ पाए जाते हैं और एक साथ दूषित होते रहते हैं, जिस कारण यह रोग क्या हो जाता है बच्चों? याप्य हो जाता है। और दूसरा कारण यहाँ पर याप्य होने का ये है कि इसकी जो चिकित्सा है वो कैसी है बच्चों? विरुद्ध उपक्रम है। विरुद्ध उपक्रम का मतलब क्या होता है? अगर आप एक को बढ़ाने जाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। एक को अगर आप घटाने जाएंगे तो दूसरा बढ़ने लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हो? पित्त का शमन करते हो तो मेद बढ़ने लगेगा, और मेद का शमन करते हो तो क्या हो जाने लगेगा? पित्त बढ़ने लगेगा, जिसको क्या कहते हैं? विरुद्ध उपक्रम कहते हैं, विरुद्ध चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। तो इन 2 कारणों के कारण ये पित्तज प्रमेय क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर भी कुछ औषधि देके है ना, कुछ संशोधन चिकित्सा करके हम क्या कर सकते हैं? रोगी को कुछ समय तक जिंदा रख सकते हैं, लेकिन
पूरे जड़ से हम इसको ठीक नहीं कर सकते। क्यों? अभी मैंने आपको यहाँ पे कारण बताया कि यहाँ पे क्यों है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक है वातज प्रमेय, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वातज प्रमेय क्या होता है? वातज प्रमेय तो कफ के साथ अगर मान लो वात दोष सम्मिलित हो जाता है तो इस तरह के प्रमेय को क्या कहते हैं? वातज प्रमेय कहते हैं। ठीक है, वातज प्रमेय कहते हैं। किस कारण होता है? तो जो व्यक्ति वात को बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन करता है तो उस व्यक्ति में वातज प्रमेय होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम आहार की बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति रस में कसेला, है ना, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है बच्चों, अधिक मात्रा में अगर कोई व्यक्ति एक मिनट, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अधिक मात्रा में कसेला, कटु, तिक्त, रुक्ष, हल्का, शीतल द्रव्यों का सेवन करता है और यह सब कैसे आहार है? ये सब वात को प्रकोपित करने वाले आहार है। ठीक है, साथ में अगर कोई व्यक्ति अधिक मैथुन, व्यायाम, वमन, विरेचन, अस्थापन, शिरोविरेचन के अतियुग होने से, मल मूत्रों के वेगों को रोकने से, उपवास करने से, है ना, चोट लगने से, अधिक धूप में बैठने से, अधिक उद्वेग शोक से, अधिक रक्त का स्राव करने से, है ना, और अधिक जागने से और अनुचित रूप में बैठने या सोने से, तो ये विहार है ना। तो इन आहार विहार का अगर कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उस व्यक्ति के शरीर में वात दोष क्या हो जाता है बच्चों? प्रकोपित हो जाता है और ये प्रकोपित हुआ वात क्या करता है? पूरे शरीर में भ्रमण करने लगता है और भ्रमण करने के दौरान अगर ये कुपित हुआ वात अपने साथ में वसा को लेकर मूत्र व स्रोतस में प्रवेश कर जाता है तो पहला प्रकार वातज का जो कि क्या है? वसा में उसको उत्पन्न करता है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो उन सभी कारणों से हमने देखा कौन से आहार और कौन से विहार है, तो उन सभी कारणों से शरीर में वात क्या हो जाता है बच्चों? प्रकोपित हो जाता है और फिर ये प्रकोपित हुआ वात जब वसा को अपने साथ लेकर मूत्र वह स्रोतस में प्रवेश करता है, मूत्र वह स्रोतस यानी कि जहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है, तो उस व्यक्ति में क्या होता है बच्चों? वसा में वातज प्रमेह रोग होता है। ठीक है, वहीं अगर यह प्रकोपित हुआ वात मज्जा को मूत्र वस्ती में खींच लाता है तो मज्जा में उत्पन्न करता है। ठीक है, वही कुपित हुआ वात अगर अपने साथ लसिका को मूत्राशय में ले जाता है ना, और लसिका के अधिक होने से एवं वायु अपने विशेष गुण से उसे अत्यंत मूत्र की प्रवृत्ति और अवरोध को करती है, तब वह मत वाले हाथी की तरह वेग रहित मूत्र को बार बार त्याग करता है, उसे हस्ती में कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो यही कुपित हुआ वात अपने साथ लसिका को लेकर कहाँ पर प्रवेश करता है? कहाँ पर प्रवेश करता है? ये मूत्रवस्थी में प्रवेश करता है। ठीक है, तो और अधिक मात्रा में क्या करता है? निरंतर हाथी के समान मूत्र को निकालता है तो उस व्यक्ति को हस्ती में वातज प्रमेह रोग होता है। ठीक है, वही अगर मान लो ये कुपित हुआ वात ओज को अपने साथ लेके मूत्राशय में प्रवेश करता है और आप सभी जानते हैं ओज का गुण क्या होता है? मधुर गुण होता है, तो फिर वही व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? मधुमेह वातज प्रमेह रोग होता है। तो इस प्रकार से मधुमेह कौन सी व्याधि है? वातज प्रमेह है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ओज मधुर स्वभाव वाला होता है, उसको जब यही प्रकोपित हुआ वात क्या करता है? रुक्षता के कारण रस से मिलकर मूत्राशय में ले जाता है तब मधुमेह को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वातज प्रमेह होते हैं। कैसे होते हैं? तो अगर यह कुपित वात अपने साथ वसा को मूत्राशय में ले जाता है तो इसे वसा में की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर मज्जा को ले जाता है बच्चों तो इससे फिर क्या होता है? मज्जमेह, है ना,
मज्जमेह की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर अपने साथ लसिका को ले जाता है तो इससे बच्चों हस्ती मेह की उत्पत्ति होती है, और अपने साथ अगर मान लो ओज को ले जाता है तो इसे मधुमेह की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो आप, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। और आगे यहाँ पे 4 प्रकार के जो वातज प्रमेह बताए गए हैं, तो इनके लक्षण भी बताए हैं। तो अगर हम वशामेह की बात करते हैं, तो जिस व्यक्ति को वशामेह वातज प्रमेह होता है तो वह व्यक्ति वसा से मिला हुआ और वसा की तरह बार बार मूत्र का त्याग करता है। ठीक है, और अगर 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 किसी व्यक्ति को मज्जमेह वातज प्रमेह रोग होता है तो वह व्यक्ति मूत्र के साथ मज्जा का बार बार क्या करता है, पेशाब करता है। वही अगर अ, वहीं अगर किसी व्यक्ति को हस्ती में वातज प्रमेह रोग होता है तो व्यक्ति हाथी की तरह अधिक मूत्र बार बार त्याग करता है। ठीक है, वही अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह वातज प्रमेह रोग होता है तो वह व्यक्ति कषाय, मधुर, पांडु और रुक्ष मूत्र त्याग करता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वातज प्रमेह होते हैं। ठीक है, और अगर हम वातज प्रमेह की साध्य असाध्यता की बात करें तो ये वातज प्रमेह कैसा रोग है बच्चों, असाध्य रोग है। असाध्य रोग है। असाध्य होने का कारण क्या है, तो पहला कारण तो ये है कि ये सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों, विनाशकारी होता है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। और तीसरा क्या है बच्चों, विरुद्धकारी। विरुद्धकारी यानी कि इसकी चिकित्सा जो होती है कैसी होती है, विरुद्ध चिकित्सा होती है। ठीक, हमने जैसे पित्त प्रमेह में देखा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, अगर आप वात का संबंध करने जाते हैं तो मेद बढ़ने लगता है, और मेद का संबंध करने जाते हैं तो वात बढ़ने लगता है। जिस प्रकार से इसकी चिकित्सा कैसे होती है, विरुद्ध चिकित्सा होती है ना, जिस कारण ये कैसा हो जाता है बच्चों, असाध्य हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने अभी तक कफज प्रमेह के 10 प्रकार, पित्त प्रमेह के 6 और वातज प्रमेह के 4, इस प्रकार से टोटल 20 प्रकार के प्रमेयों का वर्णन कर दिया। ठीक है, अब प्रमेय के पूर्व रूप यानी कि प्रमेय रोग उत्पन्न होने से पहले हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या बोला, केसों में जटा का बन जाना, यानी कि बाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उलझने लगते हैं। ठीक है, मुख में मधुरता यानी कि मुख में मीठापन सा लगता है ना। हाथ पैर में शून्यता और दाह यानी कि हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं, और हाथों में साथ साथ में क्या होती है बच्चों, जलन भी होती है। ठीक है, मुख, तालु और कंठ सूखने लगता है, बार बार प्यास लगती है, आलसी आती है ना। शरीर में मलों की अधिकता हो जाती है, और शरीर के छिद्रों में भी क्या होता है, मलों का मल भी क्या होते हैं, अधिक लिप्त होने लगते हैं। सारे अंगों में दाह और शून्यता आती है, शरीर पर और मूत्र में मक्खियों और चींटियों का बैठना। ठीक है, मूत्रों के अन्य दोषों का आना। ठीक है, तो मूत्र के जो स्वाभाविक गुण है, तो उन गुणों के अलावा और भी आपको मूत्र में गुण दिखाई देने लगते हैं, है यानी कि मूत्र के दोष दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, शरीर में कच्ची मछलियों की तरह गंध का होना। ठीक है, और जिस व्यक्ति को प्रमेह रोग होता है तो उसको अगर आप किसी 10-15 व्यक्ति के लोगों के बीच में छोड़ दोगे, तब भी उस व्यक्ति के शरीर से अलग ही मछलियों के समान, मछली जिस प्रकार से मछलियों से कैसी गंध आती है ना, सड़ी हुई सी, वैसी उसके शरीर से गंध आएगी। ठीक है, और सदा उस व्यक्ति को क्या होता है, नींद आती है, और साथ में उसको आलसी भी आती है। ठीक है, हाँ। उपद्रव क्या है, उपद्रव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं, है ना। या इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रमेय रोग के जो मुख्य लक्षण है, इसके अलावा अतिरिक्त जो लक्षण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपद्रव कहते हैं। जैसे कि अगर हम प्रमेय रोग के मुख्य लक्षण क्या होता है, इसका मुख्य लक्षण है मूत्र का बार बार त्याग करना। ठीक है, तो मूत्र का बार बार त्याग तो करता है, इसके अलावा यहाँ पे और भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो अतिरिक्त लक्षण है इनको क्या कहेंगे बच्चों, उपद्रव या कॉम्प्लिकेशन कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए, तो मूत्र का बार बार त्याग तो करेगा, इसके अलावा प्यास की अधिकता, बार बार उसको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। ठीक है, अतिसार रोग हो सकता है, ज्वर हो सकता है, दाह, दुर्बलता आएगी शरीर में, है ना। अरोचक, खाने के प्रति अरुचि होगी, हाँ, जो वो भोजन करेगा वो पचेगा नहीं। ठीक है, दुर्गंध भी आएगी, और मांस वाली पीड़िकाएं, अलजीव, विद्रधि आदि उत्पन्न हो जाएगी। मांस वाली पीड़िका यानी कि एकदम सड़ी सी फुंसिया उसके शरीर पर हो जाएगी। ठीक है,
सड़ी मांस वाली, है ना। और साथ में अलजी, ये भी एक प्रकार से क्या है, पीड़िका है। और विद्युत, ये भी एक प्रकार से पीड़िका है। तो इन पीड़िकाओं की उत्पत्ति होगी शरीर पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, इसके उपद्रव है, ठीक है। इसके अलावा आगे यहाँ पे लास्ट में ये भी बताया गया है कि किस व्यक्ति को किस व्यक्ति को प्रमेय रोग शीघ्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति भोजन के प्रति अधिक रुचि रखता है, अधिक रुचि रखने का मतलब क्या, यहाँ पे अधिक रुचि रखने का मतलब ये है कि किसी का पेट भर गया है लेकिन पेट भरने के बाद भी वो भोजन कर ही जा रहा है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भोजन के प्रति अधिक रुचि रखता है, ठीक है। और साथ में जो व्यक्ति स्नान नहीं करता है, जो व्यक्ति भ्रमण नहीं करते हैं, जो व्यक्ति स्थूल शरीर वाले होते हैं, मोटे होते हैं, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों में प्रमेय रोग शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रमेय निदान वाला चैप्टर जो है ये पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुष्ठ निदान को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर है आप सभी के पास, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।